साथियों, आप सभी का समदरिया क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आज़ादी के नायक की दूसरी श्रृंखला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। कटक जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। बाद में इनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता में होती है और कोलकाता में ये निवास करने लग जाते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि इनके पिताजी कटक के एक जाने माने मशहूर वकील थे। नाम इनका था जानकीनाथ बोस। माताजी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की धनी प्रभावती बोस। माता पिता के जीवन का इनके जीवन पे भरपूर असर पड़ा। कलकत्ता में जाने के बाद कई कहानियां इनसे जुड़ी हुई हैं। कई बार ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को इस युद्ध में बिना भारतीयों की सहमति के शामिल कर देने की वजह से ब्रिटिश की मुखालफत करते भी नजर आते हैं और परिणाम ये होता है कि भेष बदल के इनको एक बार अपने घर से भी भागना पड़ता है। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ। 23 जनवरी को भारत सरकार ने वर्तमान में पराक्रम दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आजाद कराने के बाद नेताजी ने शहीद दिवस, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम रखा था। आगे चल के सरकार ने इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप भी कर दिया है। मैं चर्चा करना चाहूंगा कि कैसे 1940 के बाद ऐसे हालात बने जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था। नेताजी सुभाष चंद्र मुखर विरोधी हो गए थे ब्रिटिश हुकूमत की और एक बार विरोध करते थे हेलवेट मोनूमेंट हटाने की। तो क्या ऐसा एक मंजर आया कि ब्रिटिश सरकार ने इनको नज़रबंद कर दिया घर में। शुरुआत में तो ब्रिटिश सरकार ने इनको प्रेसिडेंसी जेल में डाला। वहाँ पे ये अपने जिद में आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं कि जब तक प्राण नहीं त्याग दूंगा न तो एक अन्न न तो जल ग्रहण करूंगा। जेल में इनकी बिगड़ती स्थिति को देख के अंग्रेजी हुकूमत सख्ते में आ जाती है, चिंता में आ जाती है और फैसला लेती है कि अब इन्हें जेल से बाहर किया जाएगा। फिर कलकत्ता में एल्गिन रोड पर स्थित एल्गिन निवास, जो अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस निवास के रूप में जाना जाता है, वहाँ इनके घर में इन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। बाहर सादे कपड़ों में कई खुफिया के लोग इर्द गिर्द घर के रहने का काम करते हैं। नेताजी कुछ दिन रहने के बाद अपनी दाढ़ी बनाते हैं और एक पठान जियाउद्दीन नामक व्यक्ति का भेष धर के घर के पिछले दरवाजे को रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास अपनी वंडरर कार जो जर्मन मेड थी उसमें सवार होके अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस, जो उस समय कार को चला रहे होते हैं, निकल पड़ते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में एक स्टेशन पड़ता है गोमो। गोमो में वो हावड़ा शिमला एक्सप्रेस को पकड़ के दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद पेशावर जाने वाली ट्रेन पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं अब के पाकिस्तान में। पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ पे वो धीरे धीरे काबुल की ओर बढ़ते हैं और एक पश्तून का भेष धर लेते हैं जो कि गूंगा बहरा होता है। गूंगा बहरा इसलिए बन जाते हैं कि रास्ते में इनसे कोई बातचीत न करे, जिससे कि इनकी बंगाली भाषा, बंगाली टोन और अंग्रेजी की समझ उसको मिले, जो शक करने पे मजबूर करे किसी को इनके ऊपर। पहुंचते हैं काबुल। काबुल में धीरे धीरे काबुल से ये इटालवी नागरिक के मदद से मैजेंटा, ओलेंडा मैजेंटा नाम के फर्जी पासपोर्ट को हासिल करते हैं और रूस के रास्ते होते हुए फिर ये जर्मनी पहुंच जाते हैं। जर्मनी में जाके 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करने का काम करते हैं और एक ब्रिगेड की कमान महिला को सौंपते हैं। दरअसल उस ब्रिगेड का नाम कर देते हैं झांसी लक्ष्मी बाई ब्रिगेड। झांसी लक्ष्मी बाई ब्रिगेड की उस समय हेड होती है ब्रिगेड कमान की लक्ष्मी सहगल। ये वही लक्ष्मी सहगल जी हैं जो वर्ष 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ राष्ट्रपति के चुनाव में मैदानों में थी। हालांकि इनकी हार हो गई थी। कलाम साहब भारी मतों से विजयी हुए थे।
अब यहाँ हम देखेंगे कि वहाँ जाने के बाद ये हिटलर से मुलाकात करते हैं, तमाम दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करते हैं और अपना समर्थन जुटाते हैं। आज़ाद हिंद सरकार की भी वहाँ पे स्थापना कर लेते हैं। कई विदेशी राष्ट्रों का समर्थन इन्हें तब प्राप्त था और इन्होंने कुछ प्रसिद्ध नारा भी देने का काम किया, जिनमें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। पहली बार महात्मा गांधी जी को ये राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित करते हैं बर्लिन रेडियो पे, उनको संबोधित करते हुए कि अब देश के स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है और इस युद्ध में राष्ट्रपिता हम आपका समर्थन और आशीर्वाद चाहते हैं। महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा। हालांकि कई मुद्दे पे नेताजी और महात्मा गांधी की बनी नहीं, जिनमें हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से 1938 में हरिपुरा कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने तो की, लेकिन अगले ही वर्ष 1939 में जब इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो नेताजी को पद से इस्तीफा इस वजह से देना पड़ा क्योंकि गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपना समर्थन दे रखा था और यहाँ तक कह दिया था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। संयोग से पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और काफ़ी विरोध के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। बाद में ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी भी बनाते हैं। अगर मैं बात करूं कि इन्होंने तब की काफ़ी कठिन समझी जाने वाली ICS परीक्षा को भी निकाला था, वो भी केवल इसलिए कि इनके पिताजी चाहते थे कि मेरा जो बेटा है वो ICS अधिकारी बने। इंग्लैंड जाके परीक्षा निकालते हैं, लेकिन कई दिनों तक इस सेवा में वो रहते नहीं। कुछ वर्षों के बाद ये सेवा से इस्तीफा दे देते हैं और अपने भाई शरद चंद्र से कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की देशभक्ति दो मालिकों के प्रति नहीं हो सकती, या तो मैं भारत माता के लिए लड़ लूं, उसके प्रति देशभक्ति कर लूं, या अंग्रेजों के प्रति देशभक्ति कर लूं। तो बेहतर है कि जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया हम उन्हीं के लिए सब कुछ अपना बलिदान कर दें, उनके लिए हमारी देशभक्ति रहे। यह कह के वो ICS से इस्तीफा भी दे देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस समर्थन लेते हुए यहाँ से वहाँ दूसरे कई राष्ट्रों की यात्रा भी करते हैं। अब आते हैं कि कैसे इनका निधन हुआ। तो जो सरकारी दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि 18 अगस्त 1945 को जब इनका विमान ताइवान के आसपास फार्मोसा द्वीप पे उड़ान भर रहा था, उसके एक टखने या विंग में कुछ गड़बड़ी आती है और इनका विमान धरती पे आ गिरता है, उसमें आग लग जाती है। नेताजी के कपड़ों में भी बुरी तरह आग लगती है और 3rd डिग्री जलने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। जापान में आज भी इनकी अस्थियां सुरक्षित रखी गई हैं। हालांकि इस पे कई इतिहासकारों में मतभेद है। कई का मानना है कि नेताजी की मृत्यु को सही नहीं बताया जा रहा है। इसके लिए कई आयोगों का गठन भारत में भी किया जा चुका है, जिनमें से एक मुखर्जी आयोग 1999 में वो जाके जब जांच करता है तो कहता है कि आज भी जो जापान में इनकी अस्थियां रखी गई हैं वो सही नहीं है और ऐसी ताइवान ने स्वीकार किया है कि कोई भी विमान दुर्घटना उस तारीख को नहीं हुई थी। इनकी बेटी अनीता बोस जब तक आवाज़ उठाती रही हैं कि सच्चाई जानने के लिए बेहतर होगा कि हम उनकी हड्डियों का DNA परीक्षण करा लें, किंतु भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग के दिए गए इस सारे टिप्पणी को, इस सारे सबूतों को मानने से इनकार कर दिया। खैर, कुछ भी हो, जिसके बारे में हमें आज तक जानकारी नहीं मिली है। कई बार तो ये भी सुनने को आता है कि फैजाबाद अयोध्या में एक गुमनामी बाबा होते थे जिनकी मौत 1985 में हो गई, ये और कोई नहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हालांकि भारत सरकार इन सारी दावों को एक सिरे से नकारने का काम करती है। बहरहाल, नेताजी के दिए गए बलिदान को, इनके द्वारा एक युवाओं को दिखाई गई रास्ते को आज भी देश ऋणी है, अनुकरणीय है और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है, इसे कमतर भी आंका नहीं जा सकता है। रही बात विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल, तो हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ 1938, त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ 1939, जिसमें हमने बताया कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और फिर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वर्तमान सरकार ने
पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाने का फैसला किया है। साथ ही साथ अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम शहीद और स्वराज द्वीप भी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो नेताजी के कुछ नाराओं, जो स्लोगन है, नारे हैं, उससे भी जुड़े सवाल जब तक परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। तो ये कुछ रही विशेष बातें जिस पे हम लोगों ने आज आज़ादी के नायक श्रृंखला में कवर करने की कोशिश की। अगले श्रृंखलाओं में फिर मिलेंगे किसी और एक नए आज़ादी के नायक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अच्छा लगे।